सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। आज से 20 साल पहले 2001 में इंसानी तारीख में यानी मौजूदा कॉन्टेम्प्रेरी ह्यूमन इंटरनेशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक तारीखी दिन था जब काबुल तालिबान के हाथ से निकलकर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के हाथों में चला गया। आज 20 साल के बाद तारीख ने अपने आप को अनडू किया और काबुल अमेरिका, उसके इत्तेहादियों और उसकी नाफिज करदा हुकूमत के हाथों से निकलकर तकरीबन तालिबान के हाथों में जा चुका है। आज तालिबान पूरी दुनिया में शर्क से लेकर गर्ब तक बहस का हिस्सा है और लोग जानना चाहते हैं कि तालिबान कौन है। आज 20 साल के बाद फिर तालिबान लोगों के सामने एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभरे हैं। तो तालिबान हैं कौन, ये कैसे काम करते हैं, ये उठे कैसे, ये बने कैसे। प्रोग्राम के आगाज़ में मुख्तसर एक जायज़ा आपके सामने रखते हैं। इनका जो तंजीमी ढांचा है, उस तंजीमी ढांचे में एक इनका अमीरुल मोमिनीन तस्वुर किया जाता है, जो कि आजकल मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा अमीरुल मोमिनीन है। मुल्ला अखुंज़ादा के 3 नायब हैं। इनके नायबीन में मुल्ला मोहम्मद याकूब, जो कि तालिबान के नज़रियाती और मजहबी उमूर संभालते हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि तालिबान की अस्करी कार्रवाइयों के मामलात संभालते हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो कि अमन मुज़ाकरात में तालिबान के वफ्द की क़यादत करते चले आ रहे हैं। तालिबान की एक शूरा है, उस शूरा को आप तालिबान की काबीना कह सकते हैं और उस शूरा के नीचे इनका एक इंतज़ामी ढांचा है जिसके डिफरेंट विंग्स हैं, जिसमें एक पॉलिटिकल विंग है, अस्करी विंग है, कुछ कमीशंस हैं जिनको आप इनकी शाखें कह सकते हैं। तालिबान का हर सूबे के लिए एक शैडो गवर्नर है और एक बैटलफील्ड कमांडर है हर सूबे के लिए, जिसको फौजी कमीशन तैनात करता है। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के जो बानी और पहले अमीर थे वो मुल्ला उमर थे। मुल्ला उमर के बाद मुल्ला अख्तर मंसूर तालिबान के अमीर बने और मुल्ला अख्तर मंसूर की वफ़ात के बाद मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा, जो कि मौजूदा अमीर हैं। अफ़गान तालिबान की क़यादत के बारे में कम ही तफसीलात सामने आती हैं क्योंकि इनकी क़यादत इंतहाई राजदारी से काम कर रही है। यहाँ तक कि जब इन्होंने अफगानिस्तान में 1996 से 2001 तक अपनी हुकूमत कायम की, उस वक्त भी इनके हुकूमती मामलात किस तरह सर अंजाम दिए जा रहे थे, लोगों को उस हवाले से भी बहुत कम मालूमात हासिल हो सकी। मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा, जो वाकई इस वक्त एक हैबत तारी कर रहे हैं अपनी पेशकदमी की वजह से, ये कौन है? मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा 2016 में मुल्ला अख्तर मंसूर की अमरीकी ड्रोन हमले में मौत के बाद तालिबान के नए सरबराह बने थे। मुल्ला हैबतुल्ला मुल्ला अख्तर मंसूर के नायब थे जब मुल्ला अख्तर मंसूर अमीर तालिबान थे। मुल्ला हैबतुल्ला अफगान तालिबान के साबिक चीफ जस्टिस और मजहबी उलमा कॉन्फ्रेंस के सरबराह रह चुके हैं। मौलवी हैबतुल्ला को अस्करी से ज़्यादा मजहबी रहनुमा समझा जाता है और वो फौज और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के जवाज़ के हवाले से तालिबान के लिए बेशतर फतवे भी जारी कर चुके हैं। हैबतुल्ला अखुंज़ादा की उम्र तकरीबन 50 से 55 साल के दरमियान बताई जाती है और उन्होंने ज़्यादा अरसा अफगानिस्तान में ही गुजारा है। मुल्ला हैबतुल्ला को जब अमीर मुकर्रर किया गया तो सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला याकूब तालिबान के नए नायब यानी नए अमीर के नायब डेप्यूटी मुकर्रर कर दिए गए। मुल्ला याकूब तालिबान के साबिक और जो बानी सरबराह हैं मुल्ला उमर, उनके बेटे हैं और मुल्ला याकूब तालिबान की ताकतवर तरीन अस्करी शूरा के सरबराह भी रहे। ये शूरा फील्ड में मौजूद कमांडर्स की रहनुमाई करती है और इन्हें जंग की स्ट्रेटजी से मुतल्लिक आगाह करती है। मुल्ला याकूब के नस्ब और उनके वालिद से ताल्लुक के बायस उन्हें तालिबान जंगजुओं के दरमियान बहुत अहमियत हासिल है। तालिबान की क़यादत संभालने के बाद अलकायदा के सरबराह ऐमन अल ज़वाहिरी ने मौजूदा अमीर हैबतुल्ला अखुंज़ादा की बैत की थी, जिस पर उन्होंने हैबतुल्ला को वफादारों के अमीर का लक़ब दिया था। एक और अहम करैक्टर जो कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, वो कौन है? दरअसल इनकी परवरिश अफगानिस्तान के इलाके कंधार में हुई थी और कंधार ही वो इलाका है जहां से तालिबान की तहरीक ने 90 की दिहाई में जन्म लिया था। दीगर अफगानों की तरह
मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की जिंदगी का बेशतर हिस्सा भी 1970 में सोवियत यूनियन के कब्जे के बाद मुजामतकार के तौर पर गुजरा। उन्होंने तालिबान के बानी अमीर मुल्ला उमर के साथ कई महाजों में हिस्सा लिया। दोनों ने मिलकर 90 की दिहाई के अवाइल में तालिबान की बुनियाद रखी, जिसका मकसद मुल्क से करप्शन और अफरा तफरी का खात्मा था। 2010 में पाकिस्तान ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को गिरफ्तार कर लिया था और 2018 में अमेरिका ने दबाव डाला और उस दबाव की वजह से इनकी रिहाई मुमकिन हुई। बिलाखिर रिहाई के बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कतर मुंतकिल हो गए थे। कतर मुंतकिल होने पर मुल्ला बरादर को तालिबान के सियासी दफ्तर का सरबराह मुकर्रर किया गया और इस दौरान उन्होंने अमेरिका से एक कामयाब मुआहदा भी किया था। और अभी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का ही नाम सामने आ रहा है कि जो अबूरी हुकूमत अगर कायम होती है तो उसमें जो अहम तरीन या आला तरीन ओहदा है वो इन्हीं को दिया जा सकता है। आखिर में आपको सिराजुद्दीन हक्कानी और हक्कानी नेटवर्क, ये भी अक्सर जेर बहस रहता है जब भी तालिबान या अफगानिस्तान का जिक्र आता है। तो ये कौन है, ये नेटवर्क क्या है, इसके बारे में आपको बता दें। सिराजुद्दीन हक्कानी रूस के खिलाफ मुजामत करने वाले साबिक कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी ने न सिर्फ तालिबान के अहम लीडर के तौर पर काम किया, बल्कि वो हक्कानी नेटवर्क के भी इंतहाई ताकतवर तरीन सरबराह तस्वुर किए जाते हैं। हक्कानी नेटवर्क को अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर रखा है और तवील अरसे से उन्हें इंतहाई खतरनाक अफगान जंगजू तंजीम के तौर पर जाना जाता है, जबकि उन्होंने 2 दहाइयों तक तकरीबन अमेरिका और नेटो अफवाज के खिलाफ हमले जारी रखे अफगानिस्तान में। यह नेटवर्क खुदकुश हमलों के लिए जाना जाता है और दावा किया जाता है कि यह ग्रुप कई सालों तक काबुल में होने वाली इंतहाई खतरनाक जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं उनमें मुलव्विस रहा है और इस ग्रुप ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को सही मानों में अफगानिस्तान में नाको चने चबवाया। कल का सूरज जब तुलू होगा, अफगानिस्तान कहां खड़ा होगा, तालिबान अफगानिस्तान का नज़्म व नस्क किस हद तक संभाल चुके होंगे, क्या होने जा रहा है, इस पर बात करते हैं। मेरे साथ 3 जो मोतबर शख्सियात मौजूद हैं। पाकिस्तान के मारूफ सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं और पूरी जो ये तारीख रही है अफ़गानिस्तान की उसको बड़े करीब से कवर करते रहे हैं, देखते रहें, आपका बहुत शुक्रिया। गरीदा फारूकी साहिबा सीनियर एंकर पर्सन, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ मौजूद है स्काइप पे। गरीदा आपका भी बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब आपसे आगाज़ करूँगा। वो सवालात जो उठाए जाते रहे आज सारा दिन, उनसे हट के ज़रा बताएं सर कि अगर कल अफ़गानिस्तान बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर चला जाता है तालिबान के हाथ में, होगा क्या? क्या क्योस होगा या स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जाएगी? अच्छा, 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं इस मरतबा, 1996 से थोड़ी मुख्तलिफ है। वो ये है कि जिस किस्म का स्वीप 1996 में हुआ और वो आर्म्ड जो तालिबान थे, जो कि इनके मिलिटेंट्स थे, उन्होंने स्वीप किया और वो काबुल के अंदर भी हमला करके उन्होंने कब्जा कर लिया। आपको याद होगा सीन्स उस ज़माने के, उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर, और इस तरह के जो फिर वहाँ पे लोगों को फांसी पे लटकाया गया वगैरह वगैरह। इस दफ़ा कुछ थोड़ा सा एक रिस्ट्रेंट है, एक तरीका है। सबसे पहले उन्होंने बाहर का जो इलाका था, जहाँ पे बाहर के मुल्कों के साथ कनेक्शंस हैं, जो राहदारियाँ हैं, जहाँ पर ट्रेड आती है, उन चीज़ों को कंट्रोल किया, उन जगहों को कंट्रोल किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पर के उनको फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ और वेस्ट के अंदर मज़ार शरीफ, अभी आपको पता है कल के दिन में गिरा, कुंदूज उस पर पहले हमले 2-3 मरतबा हो चुके थे। तो ये सारा कुछ उन्होंने इस दफ़ा बहुत प्लान तरीके से किया और काबुल के दरवाजे पे जाकर रुक गए। अच्छा, इस दफ़ा क्योंकि इंटरनेशनल जो एनवायरनमेंट है वो इसने डिमांड किया, इंटरनेशनल फोर्सेस ने, इंटरनेशनल मुल्कों ने, उन्होंने कहा कि अगर काबुल पे अगर आप मिलिटेंसी के थ्रू हमला करेंगे, अगर फौजी हमले के साथ ये अपनी हुकूमत लेंगे, तो हम आपके साथ कोई राब्ता नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब है कि एक रास्ता छोड़ दिया जहाँ पर के इंटरनेशनल जो पावर्स हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनके लिए उनको रिकग्नाइज़ करने के लिए आसानी हो। तो एक ये बहुत बुनियादी फ़र्क इस वजह से कि इसका मतलब है कि उनको इससे इंटरेस्ट है, उसको फ़र्क पड़ता है कि जो दुनिया है उनको कबूल करे, उनकी हुकूमत को एक वैलिड और लीगल हुकूमत जाने, ताकि वो मामलात करने में एक रियासती मामलात के अंदर अफ़गानिस्तान को वापस रियासत के लेवल पे ला के उनके साथ मामलात दुनिया के साथ जो करने हैं, ट्रेड है, बाकी तल्लुकात हैं, वो मुमकिन हो पाए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अश्योरिंग चीज़ है। दूसरी चीज़ वो जो है कि हमेशा से कुछ पिछले 2-3 माह से जब से अमेरिका के साथ इनका मुआहदा हुआ, बड़ा वाज़ेह था कि अमेरिका ने जब फैसले किए हैं, और अशरफ गनी साहब को भी पहले कहा कि जी आप गिव अप कर दें, एग्री करें,
एक इंटर अफगान डायलॉग करें और अशरफ गनी साहब हठधर्मी दिखाते रहे बावजूद। लेकिन ये जो चीज़ थी मेरा ख्याल में, जहाँ पर अमेरिका और तालिबान के अंदर एक एग्रीमेंट नज़र आया और अशरफ गनी उसमें एक आउटलेयर नज़र आए, तो ऐसे लगता था कि जैसे स्पॉइलर वो बनते जा रहे हैं और ये दोनों तो एक भलाई की तरफ कदम उठा रहे हैं। तो बावजूद इसके कि पिछले चंद दिनों में, हफ्तों में बहुत नेगेटिव प्रोपेगेंडा फिर से तालिबान के खिलाफ आया, लेकिन ये दो चीज़ें मुझे बताती हैं कि इस मर्तबा चीज़ें मुख्तलिफ होने का चांसेस या प्रॉमिसिंग ज़्यादा लग रही हैं। राइट। गरीदा साहबा, वो जैसा कि एक शेर है कि तारीख की घड़ियों ने वो दौर भी देखे हैं, लम्हों ने ख़ता की है, सदियों ने सज़ा पाई। तो ये ख़ता 2001 में हुई थी या ये ख़ता आज हो रही है वापस तालिबान को अफगानिस्तान में लाने की या मुसल्लत करने की या व्हाटएवर जो? देखिए 1990s के बाद से ख़ास तौर पे, बल्कि अगर बहुत आप अफ़गानिस्तान की तारीख़ में पीछे चले जाएंगे तो उस वक्त उतना आपके प्रोग्राम का टाइम का इहाता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी गलती की है ख़ास तौर पे 2001 में, जब अमेरिका समेत वर्ल्ड बिगेस्ट पावर्स ने अफ़गानिस्तान को इन्फिल्ट्रेट किया, अफ़गानिस्तान पे फ़ौजी कब्जा किया। उस वक़्त अमेरिका ने अपनी फ़ौजी धाक बिठाने के लिए या जो भी उसके मामलात थे कि जी अलकायदा का ख़ात्मा करने के लिए जिस तरह डेज़ी कटर बॉम्ब वहाँ पे इस्तेमाल किए गए, जो ह्यूमन राइट्स की वहाँ पर वायलेशंस की गई, इन सब के साथ साथ ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के अवाम को बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को एक बड़ी खुश ख्याली के ख्वाब दिखाए गए थे कि जी हम अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दों का और उसके नतीजे में पूरी दुनिया में होने वाली दहशत गर्दी का खात्मा कर देंगे। तो क्या इन 20 सालों में वाकई पूरी दुनिया से दहशत गर्दी का खात्मा किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सका। अमेरिका ने अपने आप को तो सिक्योर कर लिया, या दीगर जो वेस्टर्न पावर्स हैं उन्होंने तो अपने आप को सिक्योर कर लिया, लेकिन इस खित्ते को कहाँ पे आके खड़ा कर दिया। अब आज जो आप देखें, जो गलती 2001 में की गई थी वो आज 20 साल के बाद, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, वो 20 साल के बाद अमेरिका ने उससे बड़ी गलती की है। जल्दी में यहाँ से भागा है अपना साजो सामान लपेट के। जाहिर है उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन कहते हैं कि जी मैं 5वें सदर को मुंतकिल नहीं करूँगा अफगान जंग। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो सारी फिगर्स, सारे आदाद शुमार सामने आ चुके हैं कि बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर झोंके गए हैं सिक्योरिटी के नाम पे, इस खित्ते को सिक्योर करने के नाम पे, दुनिया को सिक्योर करने के नाम पे। क्या दुनिया आज उतनी ही सिक्योर है? क्या अमेरिका कह सकता है कि उसने 20 साल अफगानिस्तान में गुजार के यहाँ से दुनिया को महफूज बना लिया है? और सबसे बढ़ के असल जो मसला है वो अफगानिस्तान के अवाम का मसला है। और मेरे लिए जो सबसे बड़ी तशवीश की बात है, वहाँ पर एक तो सिक्योरिटी क्राइसिस वो जन्म ले चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस तो बाहर है ही। वहाँ पे जिस तरह अब तक की बातें आ रही हैं, और अभी खबर है हाई लेवल पॉलिटिकल डेलीगेशन जो है पाकिस्तान लैंड कर चुका है, जिसमें अफगान ऑलसी जरगे के जो स्पीकर रहे रहमानी साहब वो भी शामिल हैं, और बाकी बहुत अहम शख्सियात भी शामिल हैं। पाकिस्तान के साथ वो डिस्कस करेंगे। बट द पॉइंट इज, मेरे लिए तशवीश की बात ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस तो किसी ना किसी सूरत हाल पे जाके हल हो सकता है, लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ से डेवलप हो रहा है, जिस तरह लोगों को वहाँ पे कत्ल गारत की गई है, काबुल में तो आप बड़े पुरअमन तरीके से दाखिल हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले के जितने प्रोविंसेस में आपने कब्जा जमाया और वहाँ पे चुन चुन के आपने जो उन लोगों को कत्ल किया जिनके बारे में आपको सिर्फ शक था, सिर्फ शुबा था, कोई जस्टिस का, कोई सजा जजा का, कोई इंसाफ का निज़ाम नहीं है। सिर्फ आपने सुनी सुनाई बातों पर या आपने कयास आराइयों पर लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया कि ये अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ थे या ये अमेरिकन फोर्सेस के साथ काम कर रहे थे, सिर्फ काम करने की बुनियाद पर। जिसमें आपको याद है उसमें से एक स्टोरी एक कॉमेडियन की, खाशा जो है उसकी बड़ी मशहूर हुई। अब उस कॉमेडियन का क्या कसूर था कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को खुश करने के लिए छोटी मोटी कॉमेडी करता था, अफगान तालिबान की नकल उतार लिया करता था। यानी कि ये तो हाल है कि अगर अफगान तालिबान की हुकूमत वहाँ पे कायम हो जाती है, जो अब दिनों नहीं बल्कि घंटों की मेहमान है, सिर्फ चंद जितनी तेजी से रैपिडली एस्केलेट हो रही है सिचुएशन वहाँ पे, इंटरिम गवर्नमेंट कितना अर्सा सस्टेन करेगी? ज्यादा से ज्यादा 1 वीक, 2 वीक, 1 महीना, उसके बाद डेफिनेटली अफगान तालिबान ने इसको टेक ओवर करना है। और अभी जो पॉलिटिकल डेलीगेशन आया हुआ है पाकिस्तान में, अभी लैंड किया है थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले, तो उसके बाद फिर देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी वहाँ पर अफगान टेक ओवर करते हैं और फिर किस तरह से वहाँ पे शराकत इक़्तिदार का फार्मूला। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे अफगानिस्तान के जो अवाम हैं, जो आम लोग हैं,
उनके अंदर कितना पैनिक है, कितना फियर है, खासतौर पे खवातीन के हवाले से, बच्चों के हवाले से, डिसेंटिंग वॉइसेस के हवाले से, वहाँ पे जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं। भी आपको याद है कि दानिश को किस तरह वहाँ पे कत्ल किया गया अपनी ड्यूटी के दौरान। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। अब यहाँ पे अमेरिका की जिम्मेदारी बनती है। अमेरिका अपने कंधों से बोझ झाड़ के, अपना बोरिया बिस्तर समेट के पाकिस्तान के कंधों पे जिम्मेदारी डाल रहा है कि जी आप ये समेटे। वहां से भारत की पुष्ट को वो थपथपा रहा है कि चलो जी, थपकी दे रहा है कि जी आप अफगानिस्तान के अंदर अपना कंट्रोल बरकरार रखें, और अगर अफगानिस्तान में सिचुएशन किसी भी तरह से चेंज होती है या पाकिस्तान के हक में जाती है तो भारत एक खिलौने की तरह या एक प्रॉक्सी की तरह अमेरिका के हाथ में यहाँ पर मौजूद है। वो पिछले 4-5 माह की डेवलपमेंट के बराबर है। इतनी तेजी से चीजें रोल अप हो रही हैं, जितनी रैपिडली अफगान तालिबान कैप्चर कर रहे हैं, साफ पता चल रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं बैकिंग जरूर हासिल है। अब देखिए ना, अमेरिका मिन्नतें कर रहा है कि जी आप खुदा के लिए हमारी एम्बेसी के लोगों को निकलने दीजिए और हमें आप मत छेड़िएगा, हमारे ऊपर हमले मत कीजिएगा, और आप बड़े पुरअमन तरीके से जो भी करना चाहते हैं वो करें, यूज ऑफ फोर्स ना करें। हमारी एम्बेसी को, हमारे डिप्लोमेट्स को, सारी वेस्टर्न पावर्स, इसका क्या मतलब है? और जितनी तेजी के साथ, जो कि शहजाद चौधरी साहब ने भी कहा कि डिफरेंस ये है 96 से 2001 के दरमियान और अब 2021 के दरमियान कि बहुत रैपिडली कैप्चर कर रहे हैं। तो इतनी रैपिडली किसकी बैकिंग है? इल्जामात तो आप पाकिस्तान पे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ अफगान तालिबान बड़ी तेजी के साथ कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के किरदार पे सवाल कौन उठाएगा? बरतानिया के किरदार पे, नेटो के किरदार पे सवाल कौन उठाएगा? ये सब सवालात करने वाले हैं। अब यूएन सेक्रेटरी जनरल के बयानात हर चंद घंटों के बाद आ रहे हैं कि जो बहुत परेशान हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के हवाले से, लेकिन यूएन को सबसे ज्यादा फंड कौन करता है? अमेरिका। तो आप अमेरिका से सवाल तो करें कि भाई आप वहां पर जो एक इंसानी अलमिया, इंसानी बहरान वहां पे छोड़ के जा रहे हैं, उसका सारे के सारा बोझ तो पाकिस्तान ने बर्दाश्त करना है। इसीलिए मैंने गुजारिश की अभी थोड़ी देर पहले भी कि इतनी संगीन और तशवीशनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान को एक तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास फौरन बुलाना चाहिए, जो कि ड्यू था, जिसमें लास्ट टाइम वज़ीर आज़म के अलावा सारी पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद थे। उसमें अब वज़ीर आज़म साहब भी शामिल हो, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को ऑन बोर्ड लें, और इसके अलावा पार्लियामान का भी ज्वाइंट सेशन बुलाएं, वहां पर डिस्कस करें कि आपने करना क्या है। क्योंकि अब तो आ जाती है बिल्कुल सर पे, अब तो मामला सर पे पहुंच गया ना। गुजारिश करूंगी, अब तो सर पे पहुंच गया। एक गुजारिश करूंगी कि अगर अफगान रजीम वहां पे आ जाती है तो पाकिस्तान क्या करेगा? कि आप अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेंगे? शहजाद चौधरी साहब, देखें वो तो ताकत के नशे में इस वक्त चूर हैं, सरशार है ताकत के नशे में, जाहिर बात है, और वो जस्टिफाई भी है कि उन्होंने आलमी एक ताकत नहीं, उसके सारे दोस्तों, साथियों, इत्यादियों को मार भगाया। अब वो अकबर जाने में वो कहते हैं कि जी अब हम नहीं मानते किसी अथॉरिटी को, हम सोलो फ्लाइट करेंगे। तो फिर क्या होगा सर? नहीं, सोलो फ्लाइट देखिए ना, अब आप या तो ये कह लें कि तालिबान में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेट्स आई मीन वी हैव गॉट टू डिसाइड, और प्लस परहैप्स वी आर द रॉन्ग पीपल टू डिसाइड, वी आर नोबडीज टू डिसाइड। एक्चुअली अफगान लोगों ने फैसला करना है कि जो उनके मुल्क में हो रहा है वो ठीक हो रहा है या सही हो रहा है। ना ये मैं और आप बैठ के कर सकते हैं, ना ये अफगान मीडिया बात कर सकता है, ना ये काबुली एलीट बात कर सकते हैं, ये अफगान के अवाम बात कर सकते हैं। तो आई थिंक लेट दी अफगान अवाम स्पीक। वो जब कोई जरगा बैठेगा, जब फॉर्म होगा लोया जरगा, वो बात करेगा, उसके बाद वो फैसला करेगा कि जो हो रहा है गलत हो रहा है या नहीं। हम सिर्फ इन चीज़ों पे बात कर सकते हैं कि आया जो अमेरिका का रोल था वो ठीक था या नहीं था, उनको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था जिस वक्त हो रहा है। जस्ट एज आई एम टॉकिंग टू यू, अशरफ गनी अपनी टीम के साथ रिपोर्ट आ रही है के ऊपर के मुल्क छोड़ गए हैं, इज ऑलरेडी लेफ्ट। तो अब मुझे बताइए, जब वहाँ पर इस वक्त कोई भी अथॉरिटी नहीं है अपनी जगह के ऊपर, तो हम किस किस्म के सिस्टम को की कंटिन्यूटी चाह रहे हैं? कौन सा सिस्टम एग्जिस्ट करता है? एक और पॉइंट बड़ा याद रखिएगा, 1973 के बाद अफगानिस्तान अफगानियों के पास नहीं है। शुरू में रहा 79 तक, 79 में जब सोवियत यूनियन मार्च इन कर गया तो अफगानियों के हाथ से ये उनका मुल्क निकल गया। फिर 96 से 2001 तक तालिबान आए जो कि अफगानी थे, ये पाकिस्तानी नहीं थे, ना ये ईरानी थे, ना ये कुछ और थे, ये अफगानी तालिबान थे, अफगानिस्तान के लोग थे। उन्होंने कब्जा किया, अच्छा किया, गलत किया, बज़ोर ताकत किया, बज़ोर बंदूक किया, ठीक है किया, उसके नुकसानात, उसके हमारे ऊपर असरात आए, हमने भुगते। 20 साल की जंग यहाँ पे चली हमारे पड़ोस में, अमेरिका ने आके जो किया सो किया। द पॉइंट इज अफगानिस्तान अब किसी ना किसी तरफ लगेगा। ये जो 20 साल की कंटिन्यूटी थी उसके अंदर एक
एक स्टॉप आ गया, उसके अंदर एक पॉज आ गया। अब इसके बाद अफगानिस्तान क्या रास्ता इख्तियार करेगा? क्या ये जो तालिबान है ये बेहतर होंगे या और ख़राब हो जाएंगे? अफगानिस्तान और ख़राब हो जाएगा या बेहतर हो जाएगा? लेकिन ये जो 20 साल तक हमने जो भुगता है, क्या वो अच्छा था? दैट इज द पॉइंट दैट आई थिंक वी नीड टू डिसाइड। मेरा अपना ख्याल ये है मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन होगी ना शहजाद साहब। नहीं यार, मेक एंड ब्रेक नहीं, दिस इज मतलब कि या अफगानिस्तान टूट जाएगा, अगर इससे भी आगे ना निकला तो अफगानिस्तान के हिस्से बखरे हो जाएंगे। अगर तालिबान काबू नहीं रख सकते अफगानिस्तान को, मैं समझता हूँ रख सकते हैं, रखेंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि द अमाउंट ऑफ सपोर्ट, इंटरनेशनल सपोर्ट जो मिलेगी रूस से, ईरान से, पाकिस्तान से, चीन से, तुर्की से, और इतनी बड़ी डिसरप्शन के एक मुल्क पूरे का पूरा टूट जाए, बिखर जाए, ये दुनिया नहीं होने देगी। इसके बहुत ज्यादा असरात हमारे रीजन में आएंगे और दुनिया में आएंगे। राइट, नहीं होने दिया जाएगा इस तरीके से। तो जब ये मोहसिन साहब भी रिकनेक्ट कर चुके हैं हमें। मोहसिन बेग साहब, जो शहजाद साहब ने एक अहम नुक्ता उठाया कि हम पाकिस्तानी या कोई और मुल्क, हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है ये डिसाइड करें कि हुकूमत किसको मिलनी चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए। ये अफगान अवाम का राइट है। लेकिन तालिबान कहते हैं कि हम तो इलेक्शन के निज़ाम को मानते ही नहीं है। मुझे खुद तालिबान के जो तर्जुमान है डॉक्टर नईम, नहीं मुझे खुद जो तर्जुमान है इनके डॉक्टर नईम, 2 ऑफिस के, मुझे खुद उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कहा कि हम इलेक्शन सिस्टम को नहीं मानते। अब अगर अवामी राय को जांचने का तरीका है इलेक्शन सिस्टम, वो इलेक्शन सिस्टम को मानते नहीं है, तो मोहसिन बेग साहब फिर ये कौन डिसाइड करेगा कि हाँ विल ऑफ पीपल क्या है? देखिए, बहुत शुक्रिया। बेसिकली जो तालिबान का तर्ज हुकूमत है जो हमने पहले देखा है, और पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट भी किया उनकी गवर्नमेंट को उस वक्त, और मेरा ख्याल में हम शायद पहले लोग थे जिन्होंने उस तर्ज हुकूमत को एक्सेप्ट भी कर लिया। बेसिकली एक हद तक तो बात ठीक है कि जिस तरीके से ये तर्ज हुक्मरानी करते हैं उसमें विल ऑफ पीपल या उनका कोई अमल दखल नहीं है, और ना ही कोई इलेक्शन या उस किस्म की कोई ऐसी चीज़ करेंगे ये लोग। ये तो अमारत सिस्टम है, कौन अमीर बनता है उसके बाद कौन बनता है उनकी शूरा ही फैसला करेगी, पब्लिक का इसमें कोई लेन देन नहीं है। मैं तो हैरान ये हूँ, बस आप लोगों की बातें सुन रहा था कि 20 साल पहले भी यही सिस्टम तालिबान का था। वो थोड़ा सा उसके ऊपर भी जब अमेरिका आया तो उसने ह्यूमन राइट्स की बात की, ख़वातीन के हकूक़ की बात की, वीडियोस चली, प्रोपेगेंडा हुआ, सब कुछ। लेकिन आज फिर वही निज़ाम वापस आ गया 20 साल बाद। तो 20 साल भी आपने ज़ाया किए, और जैसे गरीदा ने कहा बिलियन ट्रिलियंस डॉलर भी आपने ज़ाया कर दिए। तो ये जो भी हुकूमत तालिबान जिस तर्ज हुक्मरानी से वो हुकूमत करेंगे, आप लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हाँ। और उसका जो इम्पैक्ट है नेचुरली वो पाकिस्तान और नेबरिंग कंट्रीज में आएगा, ईरान में आए। लेकिन ईरान का क्योंकि सोशल और हुकूमती सिस्टम भी ऑलमोस्ट उसी स्टाइल का है, थोड़ा सा मॉडरेट है, इलेक्शन करवाते हैं, लेकिन उससे मिलता जुलता इसलिए है कि उन्होंने भी जिस तरीके से टेक ओवर किया, फिर आज तक सस्टेन किया हुआ इलेक्शन भी जो इस्लामिक नजरियाती कौंसिल है उसी के तहत होते हैं। तो ये तर्ज हुक्मरानी मुझे नहीं समझ आती कि हम कैसे अफोर्ड करेंगे और पब्लिक कैसे अफोर्ड करेगी। अमेरिका ने जो दोहा में इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वो सिर्फ अपने मफाद को सामने रखा। सही। और ये जो अशरफ गनी साहब लगे हुए थे कि जी पाकिस्तान ने ये किया, इनको तो गिला उनसे है, होना चाहिए था जिन्होंने इनको उस डायलॉग में शामिल भी नहीं किया। मौसम भाई, जो आपने सिस्टम का, जो आपने वहाँ के सिस्टम का एक नुक्ता उठाया कि वो सिस्टम क्या होगा वहाँ पे, ये कैसे काम करेगा। आपकी इजाज़त से एक ब्रेक से वापसी पे मैं आप ही के सामने एक सवाल रखूँगा कि सिस्टम को चलाने वाले लोगों के पास कुछ एक्सपर्टीज़ होती हैं, क्या तालिबान के पास वो एक्सपर्टीज़ हैं? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। मोहसिन बेग साहब, इसमें कोई शक नहीं कि तालिबान सन ऑफ सॉइल हैं, उनका मुल्क है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो दाढ़ी रखें, ऊंचा पांचा करें, जो भी करें, उनका मुल्क है, उनका रहन सहन है। उन्होंने वो जंगजू भी अच्छे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो मॉडर्न स्टेट को चलाने के लिए जो स्किल चाहिए आपको गवर्नेंस की, जो स्टेट्स क्राफ्ट की समझ होनी चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होने चाहिए, वो है इनके पास क्या, या ये चला सकेंगे उस तरह से?
देखिए, एक्सपर्टीज तो मुस्तार ली जा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी लोग वहाँ पे तालिबान के पास बहुत से लोग गए, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स। उनको जो इशू आ रहा था उस वक्त भी वो बैंकिंग का था, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। वो हमारे यहाँ से बैंकिंग कर रहे थे, उनके पैसे भी हमारे रिजर्व में पड़े हुए थे, बिल्कुल 300 या 400 मिलियन डॉलर। फिर इसी तरह उनको दुनिया क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी, ट्रेड नहीं हो पा रहा था। अब तालिबान मेरे ख्याल में जितने भी विजिट्स उन्होंने किए, ये जितने लोगों से वो मिल रहे हैं, और अमेरिकन से भी उन्होंने जो वायदा किया वो यही था कि अगर हम हुकूमत बनाते हैं तो हमारे साथ ट्रेड किया जाए, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि तालिबान तो जो अफगानिस्तान है उसका तो बेसिक चीज़ जो है वो ट्रेड ही है, और सारी चीज़ें तो इम्पोर्ट होती हैं। लेकिन उस वक्त आप देखिए कि जब अमेरिकन आए तो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया था कि इन्होंने सारे जो पैसे हैं और जो ड्रग मनी है और जो पोस्ट की काश्त है उसको तबाह करना है। लेकिन अमेरिकन जब आए वो खुद भी इस काम में इन्वॉल्व हुए। तो अब देखना ये कि तालिबान आया किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, और पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड होने के लिए आपको इंटरनेशनल जो लॉज हैं, जो तरीका कार है, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। लोग बातें जरूर करेंगे लेकिन आपकी मदद उस तरीके से नहीं करेंगे अगर आपने वो पुराने वाला रवैया रखा। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में ही पता चल सकता है कि उनकी सोच कुछ बेहतर हुई। लेकिन जो खौफ का माहौल अफगानिस्तान के अंदर है इस वक्त, क्योंकि देखिए हर मुल्क में डिफरेंट सोच रखने वाले लोग हैं, जो अफगानिस्तान में भी ऐसा ही है। कुछ मॉडरेट लोग हैं, कुछ लोग नई रजीम अमेरिका के साथ जो इनके गवर्नमेंट जब आई तो लोग बहुत से लोग वापस आए, उन्होंने बिजनेस शुरू किए, वो बेचारे सारे भाग रहे हैं। और ये आज से नहीं है, ये 4 महीने पहले से लोगों को पता था कि ये दिन आना है, तो एवरीबडी वाज प्रिपेयर। तो अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो अभी भी वक्त जो आया हुआ है, हमने बड़ा स्मार्टली प्ले करना है। हमने इस सिचुएशन को देख के अपने बेनिफिट के लिए पिछली वाली गलतियां नहीं करनी, बिल्कुल सही। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है तालिबान तर्ज अमल का और या उनकी तर्ज हुकूमत का, वो यहाँ भी बहुत सारे लोग अपनाने की कोशिश करेंगे। और हमारे यहाँ होता है सही है। वो पहले देख रहा था 2 महीने पहले गिलगित से कोई सांप निकल आए। जी, पहले एक बैड एक्सपीरियंस बिल्कुल हो चुका है हमारे यहाँ। गरीदा, देखिए आपको एक मुल्क चलाने के लिए, आज एक मॉडर्न स्टेट चलाने के लिए आपको इकोनॉमिस्ट चाहिए, आपको गवर्नेंस एक्सपर्ट चाहिए, पॉलिसी एक्सपर्ट चाहिए, अच्छे लेजिस्लेटर्स चाहिए, आपको एजुकेशनिस्ट चाहिए, मुख्तलिफ फील्ड के एक्सपर्ट चाहिए। तो नीचे सिविल ब्रोक्रेसी तो तालिबान के पास होगी, क्योंकि वो पुरानी एक लेगेसी चली आ रही है, हामिद करजई की भी, अशरफ गनी की भी, अमेरिका ने भी कुछ इदारे बनाए उनके। लेकिन ये ऊपर जो लोग हैं उनमें ये लोग होंगे तालिबान के पास कि वो चला सकें ये मामला। देखिए अमीर अब्बास साहब, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं और आप इन तमाम मुल्की और बैनुल-अक़वामी मामलात को अच्छी तरह कवर करते रहे हैं। आपको मालूम है कि 96 से 2001 तक जो गवर्नमेंट थी उसने किस तरह ऑपरेट किया। जैसे मोहसिन बेग कह रहे थे कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे अपॉलॉजिस्ट्स हैं, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो रहते तो पाकिस्तान में हैं, जिनके बच्चे पढ़ते तो अमेरिका या मगरिब के दूसरे ममालिक में हैं, या काम वहाँ पर करते हैं, या नेशनलिटीज़ वहाँ की हासिल करते हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली वो अफ़गान तालिबान के साथ बड़े करीबी हैं। सो ये सब लोगों की जो प्रोजेक्शन थी 96 से 2001 तक भी अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के हवाले से, उस इम्प्रेशन, उस प्रोजेक्शन से हट के आप पूरी ईमानदारी के साथ मुझे बताइए कि क्या इनकी कैपेसिटी है अफगान तालिबान की, कि आप ये समझे कि उनके अंदर एजुकेशनिस्ट भी हैं, उनके अंदर साइंटिस्ट भी हैं, उनके अंदर बहुत आला दिमाग के लेजिस्लेटर्स भी मौजूद हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, और वो रातों रात अफगानिस्तान को पता नहीं ना सिर्फ इस्लाम का किला बना देंगे, इस्लाम की सुपर पावर बना देंगे, बल्कि अमेरिका के मुकाबले में लड़ाई खड़ा कर देंगे। ये तो मुझे बहुत अजीब और गरीब सी बात लगती है। ये वही चीज़, वही एपोलॉजिस्ट, वही लोग जिनकी आइडियोलॉजीज़ या जिनका इंटरेस्ट तालिबान के साथ मिलता है, या जिनको बिल्कुल ही समझ बूझ नहीं है इस वक्त दुनियावी मामलात की या सियासी मामलात की या इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो तो तालिबान का साथ दे सकते हैं, वो तो उनको वेलकम कर सकते हैं और वो उस पर बड़ी खुशी का इजहार भी कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा रिग्रेसिव माइंडसेट होगा और इसी माइंडसेट का नुकसान पहुंचेगा पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है कि अपने बॉर्डर्स फौरी तौर पे बंद कर दिए हैं,
लेकिन हमें बड़ी कड़ी नजर रखनी होगी कि पाकिस्तान के अंदर भी जो यहाँ के सपोर्टर्स हैं सो कॉल्ड तालिबानों के, वो कहीं दोबारा से छोटे छोटे ग्रुप्स तश्कील दे के, जिहादी ग्रुप्स तश्कील दे के, या अफगानिस्तान में इमारात इस्लामिया की तश्कील के लिए ग्रुप्स दे के, या किसी भी बुनियाद पे फंडिंग हासिल करना ना शुरू कर दें, या किसी भी बुनियाद पे लोग यहाँ से भेजना या वहाँ से यहाँ ट्रांसफर करवाना शुरू ना कर दें। ये बहुत सख्त कंट्रोल ना सिर्फ आपको अपने बॉर्डर्स पे रखना है बल्कि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी पर भी रखना है। लेकिन मुझे यहाँ पे सिचुएशन बहुत ब्लीक नजर आती है कि जब आपके मुल्क के वजीर दाखिला खुद कहते हैं कि जी अफगान तालिबान बदल गए, वो बड़े सुलझ गए हैं, हाँ। वो बड़े अच्छे, आज का तालिबान वो नहीं है जो 20 साल पहले का तालिबान था। जनाब ये वही तालिबान है। तालिबान का माइंडसेट कभी तब्दील नहीं हो सकता। अच्छा, ये तालिबान का माइंडसेट कभी तब्दील नहीं होगा। गरीदा, ये जो आपने शाह महमूद कुरैशी साहब को रेफर किया, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो बात कही ही है, लेकिन ये और भी बहुत सारे लोग, शेख रशीद साहब ने बहरहाल इसका शुरू किया कि तालिबान बड़े बदल गए। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी उस हवाले से कुछ ना कुछ बात की। लेकिन आप देखिए, अच्छा, ये और भी लोग हैं आ रही हैं जिससे मैंने अपनी गरीदा, ये कुछ और लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि हमें तालिबान को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। शहजाद चौधरी साहब, यही सवाल आपके पास कि 20 साल पहले के तालिबान बहुत रिजिड थे, बहुत एक्सट्रीमिस्ट होंगे, बड़े फैनेटिक होंगे, उनका जो आउटलुक है, उनका जो इंप्रेशन है वो बड़ा हार्ड किस्म का था, लेकिन अब वो शायद सॉफन हो गए हों। ये दुनिया बहुत ग्लोबलाइज हो चुकी हुई है, इंटरनेट आ चुका है, मोबाइल है हर अफगानी के हाथ में। 20 साल पहले वाले बहुत सारे तालिब जिंदा नहीं होंगे, एक नई जनरेशन इमर्ज हो गई, सो एंड सो बहुत सारे उनके हक में भी दलाइल दिए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये एक यार बात, हाँ, मैं बिल्कुल आपका सवाल समझ गया। मेरे पास देखिए, आप माशाल्लाह बहुत एक काबिल और एक्सपीरियंस सहाफ़ी हैं, जिस तरह गरीदा कह रही थी। गरीदा खुद भी माशाल्लाह अब इतने सालों से इसी फील्ड में हैं और हम आपके इर्द गिर्द ही हैं, हम सब आपको जानते बूझते भी बहुत अच्छे तरीके से हैं। सो वेरी लिबरल ओपन माइंडेड पीपल हैं आप लोग ना, बड़े अच्छे सोच के मालिक हैं, हामिल हैं। लेकिन आप दोनों कह रहे हैं, या कम से कम आपके सवाल से मुझे ये पहुंच रहा है कि मैं आज के दिन में, अभी इस वक्त जो तालिबान है, इनको अभी से ही मैं उनको रद्द कर दूं इस वक्त बैठे बैठे यहाँ पर। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो किसी हद तक अपने हमारे साथी जो हैं अपने उन्होंने कहा, मोहसिन बेग साहब ने कहा, वो बड़ी हद तक ये है कि ये वाले जो तालिबान है, इनको मुख्तलिफ तौर पे एक्ट करना पड़ेगा अगर इनको दुनिया की ज़रूरत है। अगर नहीं करेंगे तो फिर 1996 वाले वही तालिबान 1.0 बन जाएंगे, और अगर वो 1.0 बन जाएंगे और ना इकॉनमी चलेगी, ना मुआशरा चलेगा, ना मुल्क चलेगा, ना रियासत की कोई पहचान होगी, तो फिर ये टूट फूट जाएंगे, मुंतशिर हो जाएंगे। और वो जो इंतशार होगा वो ऐसा होगा कि जो हमें भी नहीं छोड़ेगा, और शायद बहुत सारे बाकी जो आसपास के इनके नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भी नहीं छोड़ेगा। इतना बड़ा तूफान होगा कि उसके असरात बहुत दूर दूर तक जाएंगे। तो हम आज के दिन में ये सोच रहे हैं कि क्या पिछले 20-22 साल में इन तालिबान ने कुछ समझा, सीखा या नहीं सीखा। नहीं सीखा तो फिर हमारे सामने जो रास्ता है, मैं जो कह रहा हूँ वो नजर आ रहा है। अच्छा, और अगर सीखा है, अगर इनको अपने आप को काबिल कबूल, एक मिनट बात कर लें तो बात कर लें, बहुत ज़्यादा बात होगी ना, मैंने बहुत सुनी है बातें। तो अगर तो इनके अंदर कोई अपने आप को काबिल कबूल बनाना है, रियासत को चलाना है, अफगानिस्तान बनाना है, माशरे को दोबारा तश्कील देना है, लेके चलना है, तो फिर इनको मुख्तलिफ होना पड़ेगा। ये पॉइंट है। इसलिए ना मैं आज इस पोजीशन में हूँ, बावजूद इसके कि मैं इतना काबिल तो नहीं हूँ जितने आप दोनों हैं, इतना तजर्बा रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का और सारी चीज़ों का। लेकिन बात यह है, गिव देम टाइम, लेट्स सी। नहीं होगा तो 3 महीने बाद पता लग जाएगा, 2 महीने बाद पता लग जाएगा। हम अपने घर की फिक्र करना शुरू कर देंगे। तो मैं आज पाकिस्तान में बैठ के अफगानिस्तान के बारे में कैसे एक बयान दे दूं कि अच्छा अफगानिस्तान फेल हो गया, मैं तो नहीं ये कर सकता। नहीं सर, मेरी अकल तो मुझे नहीं, ये नहीं कहती। ये कोई नहीं कह रहा। अच्छा, दूसरी फेल हो रहा। दो राय आपके सामने, मुख्तलिफ राय रखी थी। एक और बात सुनिए। अशरफ गनी को कहाँ से, ये इकोनॉमिस्ट कहाँ का था जो इसको बुलाया गया था और कौन लेके आया था? ये अमेरिका में नहीं बैठा होता, वाशिंगटन में जी, वर्ल्ड बैंक में। तो भाई ये जिस तरीके वो मोहसिन बेग साहब कह रहे थे ना, वो ये कह रहे थे कि ये एक्सपर्टीज तो मिल जाती है, सीख लेते हैं। अब आप इसको छोड़ें, एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज, हमारे मुल्क में एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी है या नहीं है? लेकिन हम इसको मानने को तैयार नहीं है। तो किस मुल्क की डेमोक्रेसी किस शक्ल की होगी, किस तरह आएगी जिसको हम सब मानेंगे? और फिर उसके पास हम ये भी बोल लें
थोड़ा सा अपने अंदर भी देख लें और झांक लें, बोले यहाँ पे कितने एक्सपर्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स, साइंस एक्सपर्ट्स, फलाना क्लाइमेट एक्सपर्ट, लो एक्सपर्ट और ये एक्सपर्ट। हालत तो हमारी भी अच्छी नहीं है, सही बात है, हमारे पास भी तो एक्सपर्ट है, हालत हमारी भी अच्छी नहीं है। आप उनको उस पर राय पे क्यों तोलते हो जिस पे यार आधी दुनिया शायद आप खुद नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, मैंने तो देखे दो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपके सामने रखे, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये सुधरने वाला टोला नहीं है तालिबान, ये अभी भी उसी तरह के हार्डकोर क्रिमिनल क्राइम टाइप के लोग होंगे, ये एक जत्था है, ये आगे कब्जा कर रहा है, इनके पास कोई स्किल नहीं है। दूसरा वो है, मैंने जो आपसे सवाल भी किया था कि वो तबका जो कहता है नहीं ये शायद बदल गए हैं, इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए। मैंने तो दो सिचुएशन आपके, एक सवाल आपके सामने रखा था, एक गरीदा के सामने रखा था। मेरे पास बेनिफिट ऑफ डाउट से क्या मुराद है आपकी कि हम इनको क्या मतलब ये हमारे नीचे रह के काम करेंगे? आपको 1996-2001 का टाइम याद नहीं है जी? क्या आपने इनको ये नहीं कहा कि ड्यूरेंट लाइन को बॉर्डर बना दिया जाए? क्या आपने ये नहीं कहा कि ये ओसामा बिन लादेन को वापस कर दो? आपने ये नहीं कहा कि अलकायदा को अपने तुमने जो छुपा कर रखा है इसको खत्म कर दो? कौन सी चीज उन्होंने आपकी मानी? एक भी चीज नहीं मानी। सही बात। तो हमें इनसे कोई ये नहीं है कि ये हमें पर कोई किसी किस्म का कोई शक है कि ये कौन लोग हैं। आपको अपने मुल्क की फिक्र करनी है। आपके अपने मुल्क में इतना पंगा पड़ा हुआ है, इतने प्रॉब्लम अपने मुल्क पे, अब अपने मुल्क पे सर आ जाते हैं। आपकी इजाजत से एक ब्रेक से वापसी पे, चूंकि आज 15 अगस्त है और 18 अगस्त को इमरान खान साहब ने हल्फ उठाया था। 3 दिन के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल पूरे हो जाएंगे। अफगानों के पास, तालिबान के पास तो कोई एक्सपर्ट नहीं होगा, ना इकोनॉमिस्ट होगा, ना एजुकेशनिस्ट होगा, ना कोई डॉक्टर होगा, ना कोई साइंटिस्ट होगा। इस मुल्क में माशाल्लाह इतने लोग हैं। इस मुल्क की हालत क्या है? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद। प्रोग्राम की आखिरी हिस्से में इमरान खान साहब की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इमरान खान साहब एक ऐसा फैक्टर है हमारी सियासत के अंदर जिनको नज़रअंदाज बहरहाल नहीं किया जा सकता। आज उनके हामियों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है, उनके मुखालिफिन की भी एक बहुत बड़ी तादाद है, उनसे मुतमईन लोगों की भी बहुत बड़ी तादाद है और उनसे गैर मुतमईन लोगों की भी बहुत बड़ी तादाद है। यानी 3 साल के बाद उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, बट एक नागुज़ीर फैक्टर है इमरान खान पाकिस्तानी सियासत में, इसमें कोई शक नहीं है। मोहसिन बेग साहब, आज 3 साल के बाद सर कहाँ आप स्टैंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की गवर्नेंस को, उनके मैनिफेस्टो को जिस पर उन्होंने अमल करना था ऑब्जेक्टिवली? अमीर ऐसा आपने खुद ही कह दिया कि उनके मैनिफेस्टो पे उन्होंने अमल करना था। यकीनन सब लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो पे, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है मेजॉरिटी अपने मैनिफेस्टो को दोबारा हुकूमत में आके देखते नहीं है। खान साहब ने भी उसी तरीके से गवर्नमेंट में आए, जो कुछ 22 साल की ये कहते हैं मैंने स्ट्रगल की, मेरे समेत बहुत से लोगों ने इनका साथ भी दिया, वोट भी दिया, लेकिन मायूसी हुई और पूरे मुल्क को मायूसी हुई। इनके कौलो फिल में बहुत तजाद था और जिस तरीके से इन्होंने इक़्तिदार हासिल किया और कंप्रोमाइज़ेस शुरू किए, वो कोई लीडर इस तरीके से कंप्रोमाइज़ेस नहीं करता। आपको जिस बेस पे, जिन बातों पे, जिस मैनिफेस्टो पे, जिन नारों और वादों पे आपको वोट मिला है, आपने उन सब की नफी की। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा नुकसान तो इन्होंने कौम की उम्मीद और अपने वोटर और सपोर्टर्स को नाउम्मीद किया। और जिस तरीके से अभी भी ये बहुत बार ये कहते हैं रियासत मदीना, वो तो एक फ्लाई रियासत है। आपने लोगों का जीना और जिंदगी की जो लिविंग कंडीशंस को जितना मुश्किल कर दिया है, रोजमर्रा की चीजें आप देख लीजिए, महंगाई अपनी जगह पे है और रोज हो रही है और होती रहेगी। और इसी तरीके से गैस, बिजली, पेट्रोल, मतलब, और फिर उससे ऊपर अमीर साहब झूठ बोलते हैं। इनके सारे लोग झूठ बोलते हैं। 22 साल की स्ट्रगल में आप इकोनॉमिस्ट नहीं निकाल सके। आप कहते थे 2, 4, 6 लोगों से मैं हुकूमत चलाऊंगा, 60 लोग हैं। और जिनको आपने तनकीद का निशाना बनाया, डाकू और चोर और खुदा जाने क्या कुछ का, वो आज आपकी कैबिनेट का हिस्सा है। तो जो स्टेटस को तोड़ना था, तब्दीली लानी थी, वो तो कहीं नहीं है। राइट। गरीदा, 2 तरह की सोच पाई जाती है। एक वो सोच है जो लोग समझते हैं कि खान साहब ने जो भी किया अब तक इन 3 सालों में,
उनको यही करना चाहिए था और हम मुतमईन हैं, बिल्कुल गुडी गुडी, हमें कोई इशू नहीं खान साहब से, थम्स अप। दूसरे वो लोग हैं या वो सोच है कि जो ये समझती है कि हाँ जो उन्होंने किया ये भी अच्छे काम थे, अगर कर दिए हैं तो बिल्कुल ठीक है, हम तालियां बजाते हैं, लेकिन वो जो वादे करते रहे 25 साल तक वो और काम थे, वो रिफॉर्म्स थे, वो स्ट्रक्चरल चेंज था निज़ाम के अंदर, वो नहीं कर सके। लिहाजा हम खान साहब के इन कामों को कोई रेटिंग देने को तैयार नहीं। अमीर अब्बास साहब, सबसे बड़ी तब्दीली तो इमरान खान साहब के टेन्योर में ये आई है कि आपका प्रोग्राम तब्दीली के नाम से शुरू हो गया। तो ये बड़ी अच्छी तब्दीली है, ये बड़ी मुस्बत तब्दीली है, और इस वाली तब्दीली को जो है बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि इस वाली तब्दीली में आप आवाम की बात करते हैं, आप आवाम के मसाइल की निशानदही करते हैं, और खुदा करे कि ये वाली तब्दीली जो है हमेशा आवाम के आवाज़ को उठाती रहे। जो दूसरे वाली सियासी तब्दीली है, 3 साल में मैं बिल्कुल इसका फेयर एनालिसिस करूंगी, बिल्कुल जस्टिफाइड एनालिसिस। जहां तक सियासी बयानिए की हद है, वहां तक तो जिन लोगों का आपने जिक्र किया ना कि वो अभी तक इमरान खान साहब के 3 सालों को कामयाब समझते हैं और वो कहते हैं जी खान साहब ने जितना अचीव कर दिया बड़ा ज़बरदस्त है, ये वो सिर्फ सियासी बयानिए की हद तक तब्दीली है। और ये सिर्फ वो चंद गिने चुने लोग हैं कि जिन्होंने इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से कहीं ना कहीं सियासी और माली और इंतज़ामी और इस किस्म का दूसरा फ़ायदा ज़रूर हासिल किया। वही लोग आपको इस हुकूमत के और इस तब्दीली के गुण गाते हुए नजर आएंगे। ये सियासी बयानिए की तब्दीली की हद है। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीली की बात है, जहाँ तक गवर्नेंस की तब्दीली की बात है, वो सब आपके सामने। आप मेरी तरह जानते हैं, आप पंजाब में उठ के चले जाएं, आप खैबर पख्तूनख्वा में उठ के चले जाएं, आप बलोचिस्तान में चले जाएं जहाँ पे इत्तेहादी हुकूमत है, आप इस्लामाबाद के अंदर की सूरत हाल देख लें। सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, वहाँ पे कोई कह सकता है कि गवर्नेंस है? वहाँ कोई कह सकता है कि तब्दीली आई है? खुदा का खौफ करें, मतलब कोई अकल को हाथ लगाएं, कोई अपने दिल पे हाथ रख के बात करें कि लाहौर को, जो कि पंजाब का दिल है, जो कि कराची के बाद सेकंड बिगेस्ट सिटी है आपके रेवेन्यू को प्रोवाइड करने वाला, वहाँ का हाल आप देखिए आपने क्या बिगाड़ के रख दिया। ब्यूरोक्रेसी उस्मान बुज़दार के खिलाफ पहले दिन से जिस तरह काम नहीं करना चाहती थी, आज 3 साल बाद भी उसी तरह हट धर्म है। अब ये कहते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी के दिल शहबाज शरीफ साहब के साथ है, तो फिर आप किस लिए यहाँ पे बैठे हैं? फिर आपके दिमाग नाकारा हैं जो ब्यूरोक्रेसी के दिल जो है वो अभी तक शहबाज शरीफ के साथ चलते हैं, जो कि जेलें भी काट रहा है, जिसके ऊपर करप्शन के भी इल्जामात हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर भी नहीं है और जिसके अगली दफा हुकूमत में आने के चांसेस बड़े ब्लीक हैं। फिर कहीं ना कहीं तो आपके अंदर खामी है ना। अब 3 सालों के बाद भी आप मलबा डालेंगे पिछली हुकूमतों के ऊपर, तो फिर इस तब्दीली का तो नोहा ही पड़ा जा सकता है और क्या किया जाएगा। सो इस वक्त तक जो अवाम को पहुंचाने वाली तब्दीली है, वहां पर तो मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अगले 2 साल में हम डिलीवर करके दिखाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, आपने अगर पिछले 3 सालों में डिलीवर नहीं किया और आप कहते हैं कि जी कोविड उसमें एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल था, यही बहाना, यही उज़र तलाश करते थे नवाज शरीफ साहब कि जी आपने 1.5 साल तक मेरी हुकूमत की टांगे खींची, मैं आवाम के लिए कोई काम ही नहीं कर सका। 2014 के धरने पे सारा नजला मियां साहब 2014 के धरने पे गिराते रहे। तो वही उज़र अगर आप कोविड पे डालेंगे, कोरोना वायरस के केसेस पे डालेंगे, लेकिन उससे पहले भी आप इकोनॉमी की फिगर्स उठा के देख लें, उससे पहले भी आप महंगाई उठा के देख लें। अभी कल परसों मेरी एक बड़े अहम रहनुमा से बात हो रही थी, तो वो बड़ी लापरवाही के साथ कि जी आप क्या समझती हैं, इससे पहले पाकिस्तान में महंगाई नहीं होती थी। ये आपकी सेंसिटिविटी का आलम है कि आप महंगाई के मामले पे, जो कि एक गरीब बंदे की रोजी रोटी मुश्किल हो गया है, लोग आप सड़कों पे जाएं तो आपको रोते पीटते हुए मिलते हैं। आप कहते हैं कि जी हमेशा से महंगाई थी, इससे पहले क्या कभी महंगाई नहीं हुई? आप कहते हैं जी अवाम के पास जाएं वो तो हमेशा महंगाई का रोना रोएंगे। तो भाई फिर वो तब्दीली के वादे किधर गए? 40 रुपए वाला पेट्रोल किधर गया? वो आपके 30, 40, 50 रुपए वाला आटा जो किलो आना था वो किधर गया? वो बाकी चीजें जो आपने तब्दील करनी थी, जो आपने चोर डाकुओं के निर्गह से खत्म करनी थी, वो कहाँ गई? सारी रिपोर्ट्स आपके सामने। शहजाद साहब, सर कुछ चीज़ें जल्दी से आपके सामने रख देता हूँ। फहरिस्त तो बहुत ज़्यादा है खान साहब के वादों की। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स लाने थे, नहीं आ सके। जुडिशल रिफॉर्म्स लाने थे, नहीं लाए जा सके। गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाने थे, नहीं लाए जा सके। हेल्थ केयर रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स, नए सूबे बनाने थे, बहुत बड़े बड़े दावे थे। दरख्त लग गए, अच्छी बात है, और काम हुए, अच्छी बात है, बट ये काम जो नहीं हो सके, इसके बारे में सर क्या हो सकता है? अच्छा, मैं दो मुख्तलिफ तरीके से ज़रा इसको देखना चाहता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रही अभी तक, ये सिस्टमिक फेलियर है या ये किसी इंसान का
ज़ाती फेलियर है या उसकी टीम का फेलियर है। यानी जब मैं किसी इंसान की बात करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, क्या उनकी विजन का कोई उसमें कोई कमी रह गई या उनकी टीम के अंदर काबिलियत की कमी थी कि वो बावजूद अपनी जगह संभालने के 3 साल में भी जाके मुश्किल से अब कुछ समझना शुरू हुए हैं कि अच्छा हमारा काम क्या और हमने क्या करना है, और क्या अभी भी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की खुशनुदी के लिए काम कर रहे हैं या अपने काम को मुकम्मल करने के लिए काम कर रहे हैं, जो काम की एसेंस है उसको पूरा कर रहे हैं, ये भी मुझे क्लियर नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग अभी भी खान साहब की खुशनुदी के लिए काम करते हैं, चाहे वो वज़रा हैं और फेडरल मिनिस्टर्स हैं, लेकिन ये फ़र्क एक मुझे नज़र आता है, सिस्टेमिक कमज़ोरियाँ। दूसरा, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी जब काम नहीं करती या काम ना करना चाहे, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है और उनका काम है, इम्प्लीमेंटेशन भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, वो नहीं कर रही, तो एक हुकूमत जो सियासी लोग हैं, जैसे अभी एक रिसेंटली पंजाब असम्बली के अंदर एक बिल पास हुआ जिसमें कोशिश की गई कि वो ब्यूरोक्रेसी जो है उसको काबू में किया जाए, और वो कानून की शक्ल अब पता नहीं इख्तियार उसने अभी तक नहीं की, लेकिन लगता है कि वो एक बार फिर पास हो गया तो दोबारा बन जाएगा। अब अगर ये करते हैं तो आप सियासतदानों को आप मुकाबले में खड़ा कर देते हैं ब्यूरोक्रेसी के, ब्यूरोक्रेसी आपके बराबर आ जाती है, आप उसको खड़ा कर देते हैं, और दूसरा उनके रूल्स ऑफ बिजनेस में बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होते हैं, जो कि सियासतदान एक निज़ाम को लेकर चलता है, एक प्रोसेस को हिस्सा होता है, प्रोसेस को वो अप्लाई करता है, वो उसके अंदर रखने नहीं डालता एक सियासतदान। तो ये भी दूसरा बड़ा फेलियर नज़र आता है, सिस्टेमिक जो। और दूसरा, जहाँ तक पर्सनल फेलियर्स हैं, पर्सनल फेलियर्स के अंदर ये चीज़ें आ रही। एक चीज़ हमें फ़र्क करनी चाहिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि इकॉनमी ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ज़ाती तौर पर और शायद इनकी टीम को हिला के रख दिया जब ये शुरू में आए कि इनको ये रियलाइज़ हुआ कि इस किस्म की इकॉनमी जिस तरह सोची थी वो तो है भी नहीं, और दूसरा इस तरह की इकॉनमी चलाने का कोई इनको कुछ समझ और सोच भी नहीं है, एबिलिटी भी नहीं है, और जो जैसे कहते हैं ना कि फायर फाइटिंग की, वो फायर फाइटिंग भी गलत साबित हो गई, जैसे कि इम्पोर्ट्स बंद कर दी, CID मुसीबत बन गया वगैरह वगैरह। अलबत्ता हमारी जो सबसे बड़ा फेलियर नज़र आता है वो महंगाई का है, लेकिन हमें महंगाई के अंदर पेट्रोल की कीमतों के अंदर इजाफा और आटे की कीमत के अंदर इजाफा, इनमें फ़र्क करना चाहिए। सही। आटा हमारे यहाँ खुद पैदा होता है, इसको नहीं बढ़ना चाहिए, चावल को नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात, चीनी को नहीं बढ़ना चाहिए, और अगर ये बढ़ रही हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हैं और इमरान खान की हुकूमतों के फेलियर्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के फेलियर्स हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं इंटरनेशनल जिनकी कीमतें हैं जो कि ड्राइव करती हैं इंटरनेशनल प्राइसेस को, शायद उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेरे हाल में जब हम महंगाई की बात करें तो ये फ़र्क भी करना बहुत लाजमी है। राइट, मेरे ख्याल बहुत फेयर एंड ऑब्जेक्टिव बात की है शहजाद चौधरी साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया सर। मोहसिन बेग साहब, गरीदा फारूकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।